नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप जैसा जानते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो वीडियो में हम मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे, कैसा इंटरव्यू रहा और उनकी स्ट्रेटजी वगैरह किस तरह की थी। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम निवेदिता त्रिपाठी है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। ओके, उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से मैम? मैं मऊ जिले से हूँ और अभी बिहार में मैं रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे जॉब कर रही हूँ। अच्छा, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके, तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा जी। तो मतलब मेरे जॉब से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे और मेरी हॉबीज से ऑप्शनल से भी पूछा उन्होंने, तो मतलब मिला जुला के मेरा काफी अच्छा रहा इंटरव्यू। ओके मैम, इंटरव्यू पर आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। मैंने बीएससी किया हुआ है बनारस में यूपी कॉलेज से, और इसके पहले की पढ़ाई मेरी अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। उसके बाद मैं 2 साल से मैं जॉब में हूँ, बस इतना ही। ओके मैम, तो किस सवाल से शुरुआत होती है आपकी इंटरव्यू की? मेरी शुरुआत हुई थी कि मैं जॉब में हूँ, तो बिहार में भूमि से संबंधित क्या समस्या है। मेरा भूमि सुधार विभाग है, तो वहीं से कि भूमि से संबंधित क्या समस्याएं हैं, फिर अभी बिहार क्या कर रहा है इसके संदर्भ में, और उसके बाद बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या क्या हैं। मतलब बिहार से ही रिलेटेड ज्यादा सारे क्वेश्चन रहे। हाँ, ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था और इंटरव्यू कौन सा है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, पहला इंटरव्यू है, पहली बार ही मेंस लिखा है? हाँ, पहली बार मैंने मेंस लिखा। ओके, तो इसके अलावा आपकी हॉबीज वगैरह से कोई सवाल? हॉबीज से मेरे सवाल था, मैं कुकिंग एवरीडे फूड विद हेल्थ कॉन्शियस अप्रोच मेरी हॉबी थी। तो उन्होंने फूड से रिलेटेड पूछा कि मतलब आप कैसे हेल्थी फूड बनाती हैं और फिर इसके क्या लाभ हैं, और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा। आपने डेफ में एक ही हॉबी डाली या एक से ज्यादा थी? नहीं, मैंने एक डाली थी क्रोशिया डिजाइनिंग, लेकिन वो थोड़ी सी एकदम अलग हॉबी है, तो उससे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। अच्छा, क्या आगे उनको भी नहीं पता क्या इसके बारे में? क्या पता नहीं, मतलब वो मुझे नहीं पता। मैं जितने मॉक मैंने दिए तो सिर्फ एक ही हॉबी से क्वेश्चन आते हैं, तो दूसरी वाली से कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा हुआ था। ओके, इस सब के अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल कोई? ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन भी नहीं पूछा मेरे से, करंट अफेयर का भी नहीं। मेरा करंट अफेयर में मुझे बहुत डर लगता है, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, आईआर से नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। बस मेरे जॉब से, हॉबी से, लिटरेचर से और ऐसे नॉर्मल बस बातचीत वाला माहौल था। कितनी देर चला होगा लगभग? मुझे लगता है 25 मिनट या आधा घंटा। अच्छा, वहाँ पर माहौल कैसा होता है अंदर? बहुत अच्छा था। मतलब 2 मैम थी और 3 सर थे, और सब कुछ बहुत अच्छा ही था। ऐसा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मतलब कैसा लगता है कि जैसे हम किसी जॉब के लिए, ऑब्वियसली जॉब के लिए, जैसे कि लगता है कि वहाँ पर, या फिर आराम से जैसे कि घर में फैमिली एनवायरनमेंट में घर में बैठ के आपस में टेबल पर उस तरह से बातचीत? जब तक बाहर रहते हैं तब तक लगता है कि जॉब के लिए जा रहे हैं और बहुत डर सा ऐसा रहता है। एक बार अंदर जाने के बाद तो फिर वो एकदम फैमिली जैसे ही बात कर रहे थे। मतलब मेरा तो खास तौर से ऐसा हुआ कि मुझे काफी अच्छा। सॉरी वगैरह बोलना पड़ेगा सवाल में? हाँ, एक सवाल में ऐसा उन्होंने पूछा कि आप फिजिक्स पढ़ी हुई हैं तो हवा कैसे उत्पन्न होती है, तो मैं एकदम से वहाँ सोच नहीं पाई, तो फिर उन्होंने मुझे आंसर बताया। और कुछ मैथ्स और फिजिक्स के भी ऐसे सॉल्व करने को भी मेरे को क्वेश्चन दिए थे, तो वो मैं करके बता दी, तो फिर ओवरऑल ठीक था। अच्छा मैम, जब सॉरी बोलते हैं तो क्या थोड़ा सा पैनिक वगैरह होता है वहाँ पे, या आराम से कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं वहाँ पर? जितना पैनिक मॉक इंटरव्यू में होता है यहाँ पे नहीं होता है। क्योंकि वो लोग बिल्कुल बाउंसर सा क्वेश्चन पूछते हैं मॉक्स में, पर ये बिल्कुल बातचीत के सेंस में था, तो वैसा कुछ लगा नहीं बोलते समय सॉरी। अच्छा, पिछली बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, इस बार आपने मेंस लिखा है, पहली बार प्रीलिम्स भी क्रैक हुआ है आपका और दूसरा अटेम्प्ट था आपका, तो क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बदलाव किए पिछली बार की कंपैरिजन इस बार? मैंने ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया, क्योंकि चूंकि मैं स्टेट पीसीएस में इंटरव्यू दे चुकी हूँ 2 बार, तो एक एक्सपीरियंस वहीं का था जिसको मैंने, क्योंकि अब जॉब में उतना पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता है, तो मैंने उसी एक्सपीरियंस को बस आगे बढ़ाते हुए मैं कंटिन्यू की, कुछ ऐसा चेंज नहीं किया था। कितना टाइम दे पाती थी आप पढ़ाई के लिए जॉब के साथ में? जॉब के साथ जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत कम होता था प्रीलिम्स के पहले, पर प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मैंने एक अच्छा खासा समय दिया, मतलब 7-8 घंटे उसको मैनेज करने की कोशिश की, और फिर इंटरव्यू के लिए भी मैंने अच्छा टाइम दिया। ऑप्शनल क्या था मैम आपका? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था। और तो इसके अलावा प्रीलिम्स में सीसेट भी है, तो सीसेट की क्या आपकी अप्रोच रहती है? चूंकि मैंने बीएससी किया हुआ जिसमें मैथ्स फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट था, तो सीसेट के लिए मैंने कभी ऐसा अप्रोच अपनाया नहीं कि उसकी प्रिपरेशन करनी है। सीसेट में बस वो जो 3 घंटे गैप वाले होते हैं उसमें मैं पढ़ के देती हूँ। क्या लगता है मैम, प्रीलिम्स में ज्यादातर बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्या लगता है कि कहाँ गलती करते हैं वो, किस तरह से सही अप्रोच नहीं पकड़ पाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ऐसा कुछ बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि चूंकि पहली बार मेरा नहीं हुआ था, तो बस ये था कि मैंने उतना सोचा नहीं कि क्यों नहीं हुआ, और दूसरी बार में हुआ तो भी नहीं पता चला कि कैसे हो गया। बस हो गया। अच्छा, मतलब
मतलब मेरी सेम स्ट्रेटजी थी। मुझे जब मैं फेल हुई तब भी नहीं पता चला कि मैं क्यों फेल हुई, जब मैं पास हुई तब भी नहीं पता चला कि मैं क्यों पास हो गई। तो इसलिए मेरे से ये क्वेश्चन उतना ओके, उम्मीद करूंगा कि आपको एनालिसिस करना ही ना पड़े, इस बार आप फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैम, आपकी एनसीईआरटीज वगैरह को किस तरह से आप पढ़ती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टेट पीएससी में भी सिलेक्ट हो चुकी हैं, उधर भी आप जॉब कर रही हैं, तो एनसीईआरटीज वगैरह की अप्रोच आपकी कैसी रहती है, कैसे पढ़ना चाहिए नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं उन सबको? अब एनसीईआरटी मैंने बहुत स्टार्टिंग में एक बार मतलब मैं उसको कोशिश ही कहूंगी, क्योंकि मैंने बस एक रीडिंग ली और वो कभी मुझे याद नहीं हो, इस तरीके से नहीं है कि वो पूरे मेरे दिमाग में रचा बसा है। और मैंने जो कोचिंग के मटेरियल्स मेरे ज़्यादा फॉलो किए और उनको ही बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश की, तो मैं उसी पे रिलाई की। मैम आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, चैट जीपीटी भी है, तो क्या इन सब का आपने इस्तेमाल किया प्रिपरेशन में? चैट जीपीटी का इस्तेमाल मैंने मेंस के लिए बहुत कम, मतलब प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, मेंस के लिए थोड़ा बहुत कि वो अरेंज करने का, क्वेश्चन को किस तरीके से अरेंज करना चाहिए उसमें हेल्प किया, और इंटरव्यू के लिए तो बहुत किया। इंटरव्यू में अच्छा खासा काम आया तो वो। मतलब उसका बेनिफिशियल रहा वो? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आजकल जो जिस तरह का माहौल है, यूपीएससी जिस तरह के सवाल पूछ रही है, उस हिसाब से चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मतलब अगर सबकी कंफर्टेबिलिटी होती है, तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आपको बिल्कुल। और क्या करना चाहिए वैल्यू एडिशंस वगैरह के लिए एक एस्पिरेंट को? मैं ऐसे बहुत ज्यादा खुद से सर्च नहीं करती थी, जो कोचिंग के मटेरियल्स होते थे उसी में से निकाल के वैल्यू ऐड कर लेती थी, क्योंकि कोचिंग भी आजकल तो बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराती है। जैसे मैं ओनली आईएएस पे बहुत ज्यादा रिलाई करती थी, तो वो हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं मटेरियल की ये वैल्यू एडिशन के लिए, तो बस मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट। बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह आती है ना? हाँ, मैंने वो उन्हीं सब पर रिलाई किया? हाँ, मैंने उस पर रिलाई किया। अच्छा, और मेंस के लिए क्या अप्रोच रही है आपकी आंसर राइटिंग के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली रैंक उसी से बनती है, उसी में जितना बढ़िया कोई आंसर लिखेगा तो उसी से नंबर अच्छे आएंगे और रैंक उसी से बनेगी। तो क्या अप्रोच रहती है आपकी मैम आंसर राइटिंग के लिए? मीन्स जब मैंने बिल्कुल तैयारी स्टार्ट की थी, तो कुछ दिनों तक तो मतलब बस पढ़ने में ही निकल जाता है, आंसर नहीं लिखते हैं। उसके बाद फिर मैंने स्टेट पीसेस, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने दिया हुआ यूपी में भी कई बार, उसका सिलेबस बिल्कुल यूपीएससी जैसा रहता है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते ये मतलब एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही मेरे लिए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी आंसर राइटिंग निकल के आया। किस तरह से लिखती हैं आंसर? मतलब क्या अप्रोच, मतलब पॉइंट फॉर्मेट में लिखती हैं, पैराग्राफ फॉर्मेट में, या फिर डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, नहीं बनाते, बनाने चाहिए ना बनाने चाहिए, वो सारी चीजें मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जैसे आप जो पूछ रहे हैं, अब ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, हर टॉपर्स बताते हैं कि डेटा डालो, ग्राफ बनाओ, मैप बनाओ, तो मतलब ये तो बहुत एकदम इसेंशियल है, आपको डालना ही डालना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बस वही टॉपर्स जो बताते हैं वो सारी चीजें मैंने भी करने की कोशिश की। और इस सब के अलावा एक और चीज ये रहती है कई बारी स्टूडेंट्स को कि उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बुक लिस्ट जो इतनी लंबी होती है, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह, उनमें थोड़ा सा रहता है कि यार वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए उन सब चीजों पर, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? वैल्यू एडिशन वाला, जैसा आपने पूछा कि मैं कोचिंग वाले पे निर्भर रहती हूँ, मतलब वहाँ से मैं तो वहाँ से जो आया वो। हाँ। अच्छा, और इस सब के अलावा बहुत ज्यादा चीजें याद भी तो नहीं रहती, अगर आप खुद से सर्च करके बहुत सारे इकट्ठा भी कर लिए तो याद भी तो नहीं रहेगा। और करंट अफेयर के लिए क्या करती है? मंथली मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना पड़ती हैं, या फिर क्या? मैं वेबसाइट फॉलो करती हूँ। मैंने मतलब एक लंबे समय तक, ये काफी दिन पहले की बात हो गई, मतलब लंबे समय तक मैंने दृष्टि का वेबसाइट फॉलो किया था, तो उससे एक बेस क्लियर हो गया। और उसके बाद अब भी अगर अब खैर मैं उसको फॉलो नहीं करती, अब मैं ओनली आईएएस के वेबसाइट पे चली जाती हूँ, या फिर बाजीराम एंड रवि वाले पे, तो वहाँ से चीजें मिल जाती है। मैम आपने तो जॉब के साथ में किया हुआ, क्या सेल्फ स्टडी से इस तरह से किया जा सकता है? कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी तो समय बिल्कुल बदल चुका है, यूट्यूब पे हमें बहुत सारे मटेरियल मिल जाते हैं, फिर कोचिंग क्लासेस के हर मटेरियल मिल जाते हैं। ओके, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए? सबके लिए मैसेज है कि सब लोग पढ़ाई करें अच्छे से, सबको हो जाएगा। बस यही है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। उम्मीद करेंगे आपका इस बार फाइनलिस्ट में नाम आए, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।